ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने आपके CITS सिलेबस का लगभग जितना भी यूनिट्स थी वो कवर करा। हम लोगों ने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, टीचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। पिछले हम लोगों ने जो यूनिट कवर करा था, यूनिट नंबर 1, उसमें हम लोगों ने देखा कि रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन इंस्ट्रक्टर क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग, जैसे मैं बार बार आपसे एक बात करूँगा कि हम लोग बात करते हैं कि आपके CITS कोर्स का सिलेबस या आपके CTS कोर्स का सिलेबस, हम लोग बार बार बात करते हैं कि जो सिलेबस है हम लोग अपनी जितना भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम सिलेबस के बेस पर करते हैं। हम देखते हैं कि जितना भी हम कुछ, जैसा यहाँ पर वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, तो हम एक अपने जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसके बेसिस पे कर रहे हैं। जब हम लोग इसको पर्टिकुलर आपकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर चलती है तो एक टाइम बाउंड ट्रेनिंग होती है जिसमें हर यूनिट के लिए, हर चैप्टर के लिए, हर जॉब के लिए आपको टाइम दिया रहता है। तो ये सारा कुछ होता कैसे और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, जो कि आपके CITS की है यूनिट नंबर 3, एनालिसिस ऑफ सिलेबस एंड कोर्स कंस्ट्रक्शन। तो आज इस यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस यूनिट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सिलेबस एक्चुअली होता क्या है, जिसकी हम बात करते हैं कि बार बार सिलेबस या पाठ्यक्रम कहा जाता है जिसे। तो सिलेबस होता क्या है? सो सिलेबस इज जनरली ए लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन ए कोर्स। मतलब एक कोर्स के अंदर आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी एक लिस्ट होगी जो वो आपका क्या कहलाएगा? सिलेबस कहलाएगा। और कंप्लीट सीरीज ऑफ स्टडीज इज कॉल्ड कोर्स। अगर मान लीजिए आपका कोई एक कंप्लीट एक सब्जेक्ट है, या मान लीजिए एक सब्जेक्ट्स हैं कई सारे, और उसकी जो कंप्लीट सीरीज़ है, उसकी जो स्टडी कहलाती है वो कहलाएगी आपकी एक कोर्स। जैसे CITS एक कोर्स हो गया, CTS एक कोर्स हो गया, आप बोल सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे एक और टर्म जो बार बार आएगी आपके सामने, दैट इज करिकुलम। तो ओवरऑल कंटेंट टॉट इन एन एजुकेशनल सिस्टम और इन ए कोर्स इज कॉल्ड करिकुलम। मतलब जो कुछ भी एक कंटेंट पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा एक शिक्षण पद्धति के अंदर, किसी भी कोर्स के अंदर, वो कहलाता है उसका करिकुलम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितनी टर्म्स हैं, सिलेबस हुआ और करिकुलम होता है, कोर्स होता है, इनको आप इंग्लिश में ही याद करिए। इसके हिंदी पे जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देती है हम लोगों में, और एक जंबल वर्ड्स टाइप के हो जाते हैं जो एक दूसरे में मिक्सिंग होते हैं। बट इंग्लिश में बहुत ज़्यादा क्लियर है एक दूसरे से, और बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ईजिली हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो आई होप ये सिलेबस, कोर्स और करिकुलम, इसमें जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। सिलेबस इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम इनटू एक्शन। मतलब हमारा करिकुलम के जो भी ऑब्जेक्टिव थे, करिकुलम क्या हो गई? हमारी ओवरऑल कंटेंट टॉट इन एजुकेशनल सिस्टम, जिसकी मैंने बात करी। तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव में रखकर हम अपना पूरा करिकुलम डिज़ाइन करेंगे। तो उस करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स को क्या करेगा? जो लाएगा, है ना, उनको एक्शन में लाएगा, वही जो है काम करेगा सिलेबस। वो काम होगा सिलेबस का। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं कि एनालिसिस ऑफ सिलेबस क्या होता है, जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द स्किल और नॉलेज ऑफ द ट्रेड टू ऑब्टेन ए सेटिस्फैक्ट्री सीक्वेंस फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पस इज कॉल्ड एनालिसिस। अब यहाँ पर बात करूँगा, ये जो डेफिनेशन हम लोगों ने ली है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर आपके वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन के बेस पर ली है मैंने, कि सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस, माफ़ कीजिएगा, सिलेबस का एनालिसिस क्या होता है। तो किसी भी विषय के क्रम को आपको जानने के लिए कि क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, इसके लिए जो आपका पाठ्यक्रम का विश्लेषण या एनालिसिस ऑफ सिलेबस है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर कोई अनुदेशक आपका पाठ्यक्रम के विश्लेषण के पश्चात प्रशिक्षण शुरू करेगा तो वो बिना किसी श्रम के प्रभावी शिक्षण कर सकता है, प्रभावी प्रशिक्षण दे सकता है। तो सही पद्धति से जो विश्लेषित किया हुआ पाठ्यक्रम होगा वो यह दर्शाएगा कि आपको क्या पढ़ाना है। दूसरे शब्दों में कहें तो पाठ्यक्रम में विषय वस्तु को समायोजित करके तार्किक क्रम में आयोजित इकाइयों, कौशलों और पाठों की सूची बनाने की विधि को पाठ्यक्रम का विश्लेषण कहा जाता है। जैसा यहाँ पर अगर इस डेफिनेशन की बात करूँ, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द स्किल्स और नॉलेज ऑफ द ट्रेड। मतलब हमारे पास जो भी स्किल्स और नॉलेज है ट्रेड की, उसको हमने क्या करा? ब्रेक डाउन करा, और एक सेटिस्फैक्ट्री सीक्वेंस बनाया हमने इंस्ट्रक्शनल पर्पस के लिए, अनुदेशात्मक उद्देश्यों के लिए, जो हमने अनुदेशात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो हम लोगों ने एक सीक्वेंस बनाया, उसी को बोला हम लोगों ने एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ द सिलेबस। तो आई होप कि ये एनालिसिस ऑफ सिलेबस क्या होता है आपको समझ में आया होगा। सिंपली आपका जो भी आपके पास कोर्स में कंटेंट है, आपकी कोर्स की आउटलाइन है,
उन आउटलाइंस को आपने पकड़ा, उसमें आपने देखा कि एक सेटिस्फैक्टरी सीक्वेंस क्या होगा कि जो मेरे कोर्स के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में मुझे मदद करेगा। अब कोर्स का ऑब्जेक्टिव कब कंप्लीट होगा? जब ये मुझे पता होगा कि मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। उस बेसिस पर मैं एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में उन सारे अपने टॉपिक्स को, अपने जो कोर्स के कंटेंट हैं उनको मैं सेट करूंगा एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में। वही कहलाएगा आपका एनालिसिस ऑफ द सिलेबस। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एनालिसिस ऑफ सिलेबस क्या है। आगे देखते हैं। ए प्रॉपरली एनालाइज सिलेबस इंडिकेट्स व्हाट टू टीच, हाउ मच टू टीच एंड इन व्हाट ऑर्डर टू टीच, जिसकी हम लोग बात अभी कर चुके हैं। आगे है एनालिसिस ऑफ सिलेबस इज नेसेसरी टू वीड आउट अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्यों ये जरूरी है? अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ सिलेबस क्यों जरूरी है। तो सबसे बड़ा जरूरी ये है कि पाठ्यक्रम से जो अनावश्यक जानकारी होगा उसको बाहर करने के लिए इसकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं होता है कि कोर्स के अंदर मान लीजिए सारा ही कुछ आपके काम का है, और ऐसा भी नहीं होता है कि कोर्स को इस तरीके से बनाया गया है कि उसके अंदर सारी डिटेल आपके काम की नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कोर्स में चेंजेस होते हैं, कई बार ऐसा होता है उसमें अपडेशन होता है, कई बार ऐसा होता है कुछ पुरानी टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करा जाता है, तो उस टाइम पर चेंजेस होते हैं। अगर आप सिलेबस का ब्रेकडाउन करते हैं, अगर आप सिलेबस को एनालिसिस करते हैं, तो आप ये जान पाएंगे कि अनावश्यक जानकारी कौन सी है और आप उसे उससे बाहर कर सकते हैं। अगला है कार्य को माफ़ कीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑन द एसेंशियल ऑफ द जॉब। अब डेफिनेटली जब आपने वीड आउट कर दिया है अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को, तो आप जो एसेंशियल जॉब है, आपकी जो एसेंशियल नॉलेज है, उसके ऊपर ही फोकस करेंगे। इसके अलावा प्रिपेयर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। अब जब आपको ये पता चल गया है कि मुझे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो उसके बेसिस पर हम अपना इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या अनुदेशात्मक सामग्री आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम को योजनाबद्ध करने के लिए भी एनालिसिस ऑफ सिलेबस काम आता है। और करिकुलम के निश्चित उद्देश्य, जो अभी पहले हम बात करे थे कि करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको फुलफिल करने के लिए भी एनालिसिस ऑफ सिलेबस काम में आता है। सो ये कुछ नेसेसिटी या इंपॉर्टेंस हम बोल सकते हैं जो एनालिसिस ऑफ सिलेबस के थे। आगे हम लोग देखेंगे कि मेथड ऑफ सिलेबस एनालाइजेशन क्या होता है। अब ये तो हमको पता चल गया है कि सिलेबस का एनालिसिस करना जरूरी है, सिलेबस का एनालिसिस क्या होता है, लेकिन ये किस तरीके से करा जाता है। तो इसकी कई अपनी अपनी मेथड्स दी हुई हैं। ये मैं इसको आप कई बुक्स में देखेंगे तो केवल आपको टॉपिक बेस्ड और टाइम बेस्ड एनालिसिस मिलेगा, और कुछ बुक्स में आपको जॉब एनालिसिस मेथड और स्किल एनालिसिस मेथड मिलेगी। तो इन चारों मेथड को हम यहाँ पर क्रम से लेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से ये मेथड्स काम करती हैं सिलेबस एनालाइजेशन के लिए। सो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक बेस्ड एनालिसिस, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे ये वाला टॉपिक बेस्ड एनालिसिस। सो जैसा कि नाम ही क्लियर है कि इस पद्धति के अंतर्गत समय का बंधन ना रखते हुए विषय को पढ़ाया जाता है। मतलब समय का कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन जनरली जब हम सिलेबस बनाएंगे या एनालिसिस करेंगे सिलेबस का तो उसको टाइम बाउंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। विषय को जानकारी होने तक प्रशिक्षण कार्य या अध्यापन कार्य को जारी रखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट है वो किसी यूनिट का या किसी चैप्टर का या किसी पार्ट को डिटरमाइन करने का जो बेसिस है वो क्या है, टॉपिक है या सब्जेक्ट है, इसीलिए उसको क्या बोल रहा है, टॉपिक बेस्ड एनालिसिस। तो इसमें प्रशिक्षण कार्य तब तक किया जाएगा जबकि उस टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी ना प्राप्त हो जाए। इस पद्धति में जो प्रशिक्षण होगा वो किसी अवधि में निश्चित नहीं होगा, और इसका उपयोग तभी करा जाता है जनरली जब आपका विषय बहुत जटिल होता है या बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ नया करने वाले होते हैं जो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है पहले से, कुछ आप नया खोज रहे हैं, किसी चीज़ का इन्वेंशन हो रहा है या कोई रिसर्च टाइप का कुछ आप काम कर रहे होते हैं, जनरली तब इस टाइप का एनालिसिस किया जाता है। उस टाइप के उस तरह के सिलेबस के लिए टॉपिक बेस्ड एनालिसिस किया जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर चीज़ है कि टाइम बाउंडेशन नहीं होगा, ठीक है, और जो भी कुछ आपका एनालिसिस होगा वो सब्जेक्ट बेस्ड पर होगा। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक बेस्ड एनालिसिस समझ में आया होगा। इसके बाद दूसरा हम बात करेंगे टाइम बेस्ड एनालिसिस। क्लियर है कि आपको इसमें क्या है, जितनी भी यूनिट्स हैं, जो भी आपका चैप्टर होगा, जिस चीज़ को भी आप, जो भी कोर्स का कंटेंट है उसको जो आप जिसका एनालाइजेशन करना चाहते हैं, उसको जो भी सिलेबस का एनालाइजेशन करना चाहते हैं उसके लिए आप टाइम अलॉट करेंगे और उसको कंप्लीशन तब मानेंगे कि जब उस पर्टिकुलर टाइम के भीतर जो प्रिस्क्राइब्ड या डिफाइंड टाइम है उसमें आप उस जॉब को कंप्लीट करें या उस नॉलेज को कंप्लीट करें। तो टाइम अलॉट किया जाएगा ईच टॉपिक या ईच जॉब के लिए, और इस टाइप का जो एनालिसिस होता है ये हमारे वोकेशनल एजुकेशन के लिए ही यूज़ करा जाता है। हम लोग जनरली टाइम बेस्ड एनालिसिस करते हैं। सो समय पर आधारित विश्लेषण में प्रत्येक इकाई के लिए निश्चित समय निर्धारित किया जाता है
और प्रत्येक कार्य क्या और उससे संबंधित जानकारी पर निर्धारित समय में से प्रत्येक इकाई को उसके महत्व के आधार पर और जटिलता के अनुसार बांटा जाता है। इस प्रकार इसको एक तार्किक क्रम में, जो बात आ रही है अगेन एंड अगेन कि हर बार क्या करेंगे, तार्किक क्रम में हम फिर उसका क्रम निश्चित करेंगे और संपूर्ण पाठ्यक्रम को हमको क्या करना है, सीमित समय में ख़त्म करना है। तो इस पद्धति में समय है वो एक मुख्य कसौटी है, इसीलिए इसको क्या बोला है, टाइम बेस्ड एनालिसिस बोला है। आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी कि टॉपिक बेस्ड एनालिसिस और टाइम बेस्ड एनालिसिस क्या है। और इन दोनों प्रणालियों में से जो भी ये जो हुई है टॉपिक बेस्ड एनालिसिस और टाइम बेस्ड एनालिसिस हम लोगों ने बात करी है, इसमें से जो हमारा वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम है वो टाइम बेस्ड होता है। जो हमारी एजुकेशनल या इंस्ट्रक्शनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें जो नियोजित कार्यकाल प्रशिक्षण होता है वो किस टाइप का होता है, उसको बार बार हमको करना पड़ते हैं। उसके लिए पाठ्यक्रम को टाइम बाउंड करना ही पड़ेगा। जैसे हमारी कई स्किल्स होती हैं जिसको हम रिपीट करते हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसलिए उसको टाइम बाउंड किया जाता है। और निश्चित समय अवधि के बाद क्या होगा, परीक्षण किया जाता है और इसके बाद फिर क्या होता है, एक नया सत्र प्रारंभ हो जाता है। तो इसीलिए पाठ्यक्रम के सभी टॉपिक जो हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम में, ये जो डिफाइंड टाइम है उसमें कंप्लीट होना जरूरी है, ताकि प्रशिक्षणार्थी क्या करें, परीक्षा को अच्छी तरह से उत्तीर्ण करें और सही समय पर ये जो कंप्लीट होगा तो आपका ये जो पाठ्यक्रम का एनालाइजेशन है ये सफल होगा। ये कुछ इससे रिलेटेड टॉपिक बेस्ड एनालिसिस और टाइम बेस्ड एनालिसिस की जो हम लोगों ने भी बात करी। इसके अलावा कुछ और मेथड भी हैं जो पर्टिकुलर हमारी वोकेशनल एजुकेशन में ही काम आता है। ये भी अलग मेथड होती है पाठ्यक्रम के विश्लेषण की या सिलेबस एनालाइजेशन की। इसमें हम लोग एक और मेथड देखेंगे, जॉब एनालिसिस मेथड क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जॉब या मैं पर्टिकुलर कंप्लीट टास्क या कार्य की बात करूँ तो विशेष कार्य के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए अगर हम प्रशिक्षण करेंगे, मान लीजिए एक पर्टिकुलर एक टास्क है जो कि बहुत सारे छोटे छोटे कामों से मिलकर बना होता है, जिसके हम छोटे छोटे कामों को बोल सकते हैं, उसको मतलब तोड़ दिया छोटे छोटे से कामों में, जिसको हम स्किल या ऑपरेशन बोल सकते हैं। और फिर हमने क्या करा, इन जितने भी ऑपरेशन हैं इनको सरल से कठिन के क्रम में व्यवस्थित करके एक इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस प्राप्त किया, जो हमारे क्या करता है, एक संतोषजनक शुरुआत करता है कि एक सेटिस्फैक्ट्री इनिशिएशन हो जाता है कि हाँ अब मैं काम को सही डायरेक्शन में करूँगा। यहाँ पर ये जो जॉब का मतलब है, जॉब का मतलब ये होता है कि कंप्लीट टास्क की बात कर रहा है या एक ऐसा काम होता है जिसके विरुद्ध हमको, जिसको करने के एवज में आपको आगे पैसे मिलते हैं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब बिल्कुल एप्लीकेशनल वे में जो आप आफ्टर द ITI या आफ्टर द CITS किसी भी कोर्स को करने के बाद जब आप जाते हैं फील्ड के अंदर, और फील्ड के अंदर जाकर जो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस करते हैं, जिसके बेसिस पर आपको पेमेंट होता है, जिस पे भुगतान किया जाता है आपका, वो एक कंप्लीट टास्क कहलाता है, वो एक कंप्लीट जॉब कहलाता है, माफ़ कीजिएगा, वो एक कंप्लीट जॉब कहलाएगा। तो ये जॉब एनालिसिस मेथड में क्या है, हमने ये एनालिसिस करना है कि जो हमारा जॉब है उसके जॉब को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, जो कि पर्टिकुलर अपने आप में एक ऑपरेशन या स्किल कहलाएगा। देन उन स्किल्स को सरल से कठिन के क्रम में, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग होता है, एक सरल से कठिन के क्रम में पढ़ाया जाए, उसमें एक लॉजिकल सीक्वेंस में सेट करना, वो कहलाता है आपका जॉब एनालिसिस मेथड। इसके बाद आखिरी एक और जो मेथड है वो है स्किल एनालिसिस मेथड, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या होता है, ये एक डिफरेंट मेथड होती है जिसमें सभी कौशल होते हैं या ऑपरेशन होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, लिस्टेड, ये प्रोसेस ही होता है जिसके बारे में भी मैं बात करूंगा। सभी कौशल हैं या जो आपके जितने भी स्किल्स हैं या जितने भी ऑपरेशन हैं उसको लिस्टेड किया, और ये हम देखते हैं कि हमको किसके अंदर प्रवीणता वांछनीय है, मतलब किसके अंदर हमको इफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है, और फिर कठिनाई के क्रम में और प्रयोग के क्रम में, मतलब क्या उसकी डिफ़िकल्टी लेवल होता जाएगा और उसका एप्लीकेशनल वे में किस तरीके से हम उसको सेट कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। और इसके बाद इन्हें सेट करने के बाद एक पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करने के लिए जो भी गतिविधियां होना चाहिए, जो भी आपके अनुभव होना चाहिए, उसका क्रम निश्चित कर दिया जाता है, और इसी को बोला जाता है स्किल एनालिसिस मेथड। यहाँ पर एक चीज़ बात हमको ध्यान में रखनी है कि इसमें कौन सा जॉब है कंप्लीट, यानी आफ्टर दैट इन स्किल से मिलकर कौन सा जॉब होगा, उस पर हमको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ज़्यादा फोकस ये करा जाता है कि एक पर्टिकुलर स्किल का डेवलप होना ज़्यादा जरूरी है। हो सकता है वो पर्टिकुलर स्किल 10 जॉब में काम आए, 10 पर्टिकुलर टास्क में काम आए,
माफ़ कीजिएगा, 10 पर्टिकुलर जॉब्स में काम आए, हाँ करेक्ट, 10 पर्टिकुलर ऑपरेशंस में भी काम हो सकता है, बट वो पर्टिकुलर एक स्किल पे मुझे फोकस करना है। तो अगर मैं स्किल पे फोकस कर रहा हूँ, पर्टिकुलर एक छोटे पार्ट पर फोकस कर रहा हूँ, वो मेरा है स्किल एनालिसिस मेथड, जहाँ पर ये मेरे को डिज़ायरेबल करना है कि जो मेरी इफिशियंसी है वो मेरे को बहुत ज़्यादा मस्ट है, जिसकी मैंने शुरू में बात करी थी कि इसमें सभी कौशलों प्रचालनों को सूचीबद्ध करते हैं जिसमें आपकी इफिशियंसी मस्ट है, जिसमें आपकी इफिशियंसी बिल्कुल आवश्यक है। तो ये मेथड कहलाएगी आपकी स्किल एनालिसिस मेथड। सो आई होप ये जॉब एनालिसिस मेथड और स्किल एनालिसिस मेथड आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जॉब का मतलब मैंने आपको समझाया किस टर्म में बात कर रहा है और स्किल किस टर्म में बात कर रहा है। अगर और ब्रॉडली सेंस में हम लोग बात करें, सो ये जॉब एनालिसिस बिल्कुल आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग है एक तरीके से मान लीजिए, और स्किल एनालिसिस मेथड जो हम लोग अभी ITIs या अपनी CITS में जो हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ पर हम ये स्किल एनालिसिस मेथड का यूज़ करके सिलेबस का एनालिसिस किया जाता है। सो ये तो बात करी मेथड ऑफ सिलेबस एनालाइजेशन है। इसमें स्टेप्स क्या होंगी जिसके बेसिस पर आपका एनालिसिस किया जाएगा किसी भी सिलेबस का, चाहे वो किसी भी कोर्स का होगा। सो किसी भी चीज़ का, किसी भी सिलेबस का एनालिसिस करने के लिए जो भी आपका कंप्लीट सिलेबस है उसको सबसे पहले समझना जरूरी है। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि सभी बुनियादी बेसिक और एडवांस स्किल और नॉलेज की आप एक लिस्ट बना लीजिए, और उसके बाद जो आवश्यक स्किल के लिए उसमें जो भी आपको प्रैक्टिकल वर्क और थ्योरेटिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है उसकी लिस्ट बनाई जाती है। देन फिर इनको क्या होता है, मनोवैज्ञानिक और तार्किक क्रम में एक तार्किक पद्धति से एक क्रम निश्चित कर दिया जाता है जिसमें सरल से जटिल की ओर इन्हें जमा दिया जाता है। किसको? जो आपने पहले बनाए थे आवश्यक प्रायोगिक कार्य और सैद्धांतिक पाठ, इनको लॉजिकल क्रम में, लॉजिकल सीक्वेंस में और साइकोलॉजिकल सीक्वेंस में जमाया जाता है। और इसके बाद ये देखते हैं कि किस पार्ट को, किस स्किल को कितना टाइम की रिक्वायरमेंट है, उसको हम उसमें टाइम के बेसिस पे टाइम डिफाइन किया जाता है। इसके बाद एक मास्टर शेड्यूल बना दिया जाता है। देन मंथली शेड्यूल, जो अभी मास्टर शेड्यूल तो ऐसा है जैसे आपका CITS सिलेबस है, आप देखिए उसमें पर्टिकुलर हर एक यूनिट के लिए टाइम दिया गया है, टाइम बाउंड कर दिया गया है कि इस यूनिट के लिए इतने वीक का सिलेबस है, इस स्किल के लिए इतना टाइम दिया है। दैट इज़ योर मास्टर प्लान। उसके बाद हमारा क्या होता है, जब हम इसको इंस्टीट्यूट में आप जब पढ़ते हैं या आप CTS में बात करूँ आप प्रशिक्षण देंगे, तो आप अपने बेसिस पर उसका वीकली शेड्यूल या मंथली शेड्यूल तैयार करते हैं, और फिर उसके बेसिस पर क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाया जाता है। तो ये घूमकर वही बात आई कि सिलेबस का एनालाइजेशन कैसे किया, किस वे में किया, और एक्चुअली उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ कि इंस्ट्रक्टर उसके लिए इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बना पा रहा है, वो प्रिपेयर हो पा रहा है, और अगर वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है तो आपके जो भी कोर्स के ऑब्जेक्टिव हैं वो कंप्लीट होना शुरू हो जाता है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप कि आपका अगर इंस्ट्रक्टर तैयार है, वो कंप्लीट है, तैयार होगा, कॉन्फिडेंट होगा, तो वो डेफिनेटली बच्चों को भी मोटिवेट कर सकता है। इवन स्टूडेंट्स भी विद द हेल्प ऑफ सिलेबस एनालाइजेशन वो जानते हैं कि उन्हें क्या पढ़ाया जाएगा, कब पढ़ाया जाएगा, कितना है, और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टूडेंट्स भी बहुत हद तक उसके लिए तैयार रहते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट हैं आपके सिलेबस के एनालाइजेशन के। आगे और देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं एनालाइजेशन ऑफ सिलेबस के। पहला होता है एनालाइजेशन, माफ कीजिएगा, एनालिसिस ऑफ सिलेबस एनेबल्स द इंस्ट्रक्टर टू प्लान एंड प्रिपेयर ऑल द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड टीचिंग एड इन एडवांस, जिसकी अभी बात करी थी हम लोगों ने कि जब एनालिसिस हो जाएगा एक सिलेबस का तो सब कुछ पता होगा इंस्ट्रक्टर को, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, उसके लिए सारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, और कोई भी अगर टीचिंग सामग्री की आवश्यकता है, सहायक सामग्री की, तो वो पहले ही बनाई जा सकती है। इट हेल्प्स टू कंप्लीट द कोर्स विद इन द डिफाइंड टाइम। अब डेफिनेटली ये चीज़ होगी कि जब आपके पास आपने सब कुछ तैयार करा है, आपको पता है एक लॉजिकल सीक्वेंस में कैसे काम करना है, तो सिलेबस को टाइम में ख़त्म किया जा सकता है जो कि डिफाइन है पहले से। इट मेक्स लर्नर अवेयर ऑफ ऑल फ्यूचर लर्निंग एक्टिविटीज़ दैट बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। इसकी मैंने अभी बात करी कि जब लर्नर को भी ये पता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, फ्यूचर लर्निंग एक्टिविटीज़ क्या है, और अगर वो गो थ्रू होता है इन सब के, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है, जो हेल्प करता है उसको सिलेबस को या उसके कोर्स को सही तरीके से कंप्लीट करने में। इट इंश्योर्स प्रॉपर साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ टीचिंग। डेफिनेटली जब एक हम सीक्वेंस बना ही रहे हैं तो लॉजिकल और साइकोलॉजिकल सीक्वेंस बन जाता है शिक्षण का। इट हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव एंड गोल ऑफ द कोर्स, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात करी थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करता है कि वो प्लान करे और एक लुक रख पाए टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ पर, और पूरा कंट्रोल रख पाए एक टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ पर। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी पॉसिबल होता है। सो आई होप ये एडवांटेजेस काफ़ी सिंपल थे जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे एडी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन की।
कि ये एडी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जो बार बार ये टर्म आता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ADDIE is an instructional system design framework that is used to develop course। कोर्स को डेवलप करने के लिए ये अनुदेशात्मक प्रणाली डिज़ाइन का एक फ्रेमवर्क है, जिसको कई अनुदेशात्मक डिज़ाइनर और प्रशिक्षण देने वाले पाठ्यक्रम को विकसित करने के लिए प्रयोग करते हैं। ADDIE क्या होता है? बेसिकली एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट औजार होता है। यह पाठ्यक्रम और अनुदेशात्मक डिज़ाइन करने में मदद करता है। अनुदेशात्मक जो चीज़ें हैं, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, उसको डिज़ाइन करने में मदद करता है। निर्देशात्मक डिज़ाइन विश्लेषण, विकास के क्रियान्वयन, शिक्षण सामग्री और गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण होता है। माफ़ कीजिएगा, निर्देशात्मक डिज़ाइन, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन क्या होता है, तो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन विश्लेषण, विकास के क्रियान्वयन, शिक्षण सामग्री और गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण होता है। ठीक है, अब ये बात करेंगे कि जो ADDIE है, इस ADDIE का फुल फॉर्म क्या है। ADDIE जो लिखा हुआ है, इसके जो वेरियस स्टेप्स हैं या वेरियस फेसेस हैं, तो A से होता है एनालिसिस फेज, देन D डिज़ाइन फेज, फिर डेवलपमेंट फेज, इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज और लास्ट में इवेल्युएशन फेज। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल है जो कि कोऑर्डिनेट करेगा कोर्स और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन टेक्नोलॉजी को और कोर्स को डेवलप करने में मदद करेगा। तो आइए इस मॉडल को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एनालिसिस फेज की। तो विश्लेषण का चरण होता है, वो आपके निर्देशात्मक समस्या और उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। आपके निर्देशात्मक समस्या और उद्देश्यों को स्पष्ट करेगा। सीखने के माहौल तथा प्रशिक्षणार्थियों के मौजूदा ज्ञान और कौशल की पहचान करना यहाँ आवश्यक होता है। इसके लिए हम कई क्वेश्चंस के फॉर्म में ये चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि विद्यार्थी कौन है और उनकी क्या विशेषता होगी। इस बेसिस पर एनालिसिस किया जाएगा। उनका जो वांछित नया व्यवहार है, जो बिहेवियर चेंज मतलब लर्निंग एक्चुअली में है, वो क्या है, किस प्रकार की बाधाएं मौजूद हो सकती हैं सीखने में, और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा नॉलेज का और स्किल का, शैक्षणिक विचार क्या होंगे, और जो थ्योरी है क्या वो जो भी इन लोगों का जो लेवल है उस पर क्या वो लागू होगी, प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, उसकी समय सीमा क्या होगी। प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। प्रोजेक्ट वो एक कोर्स भी हो सकता है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हो सकता है, कुछ भी है। तो इन प्रश्नों को पूछने की प्रक्रिया जनरल एक आवश्यक विश्लेषण का हिस्सा होती है, इसीलिए उसको एक एनालिसिस फेज कहा गया है। आवश्यकताओं के विश्लेषण के दौरान अनुदेशात्मक डिजाइनर होगा अपनी योजना को ठीक करने के लिए बाधाओं और संसाधनों का निर्धारण करेगा। तो ये जो बार बार आ रहा है अनुदेशात्मक डिजाइनर, ही कौन होगा? ये एक इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, एक इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है। इंस्ट्रक्टर के साथ कुछ सीनियर इंस्ट्रक्टर होते हैं, कोर्स के जानकार होते हैं, वो सभी लोग इस तरीके से इस पे काम करते हैं। तो आई होप ये पहला एनालिसिस फेज है, ये आपको क्लियर करेगा कि क्लियर करता है कि आपके जो इस विश्लेषण के उद्देश्य है निर्देशात्मक समस्या के, वो क्या है, उसको स्पष्ट करेगा आपका एनालिसिस फेज। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा है हमारा डिज़ाइन फेज। डिज़ाइन चरण क्या होता है? सीखने के उद्देश्यों, मूल्यांकन, उपकरणों, अभ्यास सामग्री, विषय वस्तु का विश्लेषण, लेसन प्लानिंग और मीडिया चयन से संबंधित होता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये मुझे डिसाइड करना है कि जो मेरे ऑब्जेक्टिव हैं, वो मेरे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जिसकी मैंने पहले बात करी थी, जहाँ पर अनुदेशात्मक उद्देश्यों की हम लोगों ने अनुदेशात्मक उद्देश्यों को स्पष्ट किया था। अब उस सीखने के उद्देश्यों के लिए मेरे को उससे संबंधित रखता है ये वाला फेज, जिसके लिए मुझे मूल्यांकन, उपकरण, अभ्यास सामग्री, लेसन प्लानिंग, मीडिया चयन किस तरीके का होना चाहिए। सो डिज़ाइन का चरण एक व्यवस्थित और विशिष्ट होता है। व्यवस्थित का अर्थ होगा यहाँ पर एक तार्किक क्रमबद्ध विधि होगी जो विकास की पहचान करेगी और पाठ्यक्रम सामग्री को प्राप्त करने के लिए एक प्लान्ड रणनीति के तहत मूल्यांकन करेगी उस रणनीति का जो हम लोगों ने डिज़ाइन करी हुई है। ठीक है, विशिष्ट का अर्थ होगा यहाँ पर कि विस्तार से ध्यान देने के साथ साथ निर्देशात्मक डिजाइन योजना के प्रत्येक तत्व को निष्पादित करना है। डिज़ाइन चरण में के पूर्ण विकास में सहायता के लिए एक इंस्ट्रक्टर दस्तावेज, डिज़ाइन प्रस्ताव या एक नोट लिखना शामिल हो सकता है। सीधी सी बात है, जो मेरी पूरी प्लानिंग है, जो मुझे एक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए मेरी रिक्वायरमेंट है, ये उसका पेपर वर्क हो गया कंप्लीट पूरा, दैट इज़ डिज़ाइन फेज। अगर मैं बिल्कुल ब्रॉड वे में बात करूं, अब उसके लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, मैंने आपको बताया कि भाई मूल्यांकन है, उपकरण है, अभ्यास सामग्री हो गई, विषय वस्तु का विश्लेषण है, लेसन प्लानिंग है, मीडिया चयन, उन सभी चीज़ों से ये फेज संबंधित होता है।
और इसको आप किस क्रम में रखेंगे, व्यवस्थित होगा और एक तार्किक क्रम में रहेगा, विशिष्ट होगा अपने आप में। सो एनालिसिस फेस आपका क्लियर हुआ कि अनुदेशात्मक डिजाइनर जो आपके जो होगा अनुदेशात्मक उद्देश्यों को स्पष्ट करेगा और उन उद्देश्यों का आपका पेपर पे एक प्लान तैयार करना, एक डिज़ाइन करना, डिज़ाइन फेज के अंदर आ जाएगा। अगला है डेवलपमेंट फेज, विकास का चरण। इसमें निर्देशात्मक डिजाइनर होगा, डिज़ाइन चरण में जो भी डिज़ाइन चरण में उन्होंने जो डिसाइड करा है उसमें जो भी पाठ्यक्रम वर्णित सामग्री है उसको व्यवस्थित करेंगे और उसको विकसित करेंगे। उसमें जो भी लर्निंग का कंटेंट शामिल है, जो भी टेक्नोलॉजी शामिल है उसको इंटीग्रेट करेंगे और उसको इस तरीके से करेंगे, उसमें अगर कोई संशोधन की रिक्वायरमेंट है तो उसमें वो भी किया जाएगा। तो डेवलपमेंट फेज एक तरीके से जो भी आपने डिज़ाइन करा है उसको विकसित करने की, उसको ढालने की प्रक्रिया है। अगली बात करते हैं क्रियान्वयन फेज की। क्रियान्वयन चरण प्रशिक्षण सुविचार और प्रशिक्षणार्थी के लिए प्रक्रिया को विकसित करेगा। मतलब अब मैंने जो डेवलप कर लिया है मैं उसको एक्चुअल प्रैक्टिस में ले आने की बात कर रहे हैं। तो प्रशिक्षण सुविधा के अंतर्गत पाठ्यक्रम शिक्षण, परिणाम विवरण की विधि और परीक्षण प्रक्रियाएं कवर की जाती हैं। प्रशिक्षणार्थियों का पंजीकरण करके उन्हें प्रशिक्षण की तैयारी में शामिल किया जाता है। क्रियान्वयन चरण में डिज़ाइन के मूल्यांकन को भी शामिल किया जाता है। डेफिनेटली जो आपका डिज़ाइन है, डिज़ाइन फेस का जो मूल्यांकन है वो यहाँ पर शामिल हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने डिज़ाइन करा है और मैं देखता हूँ कि मैं उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता हूँ और समवॉट कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे वापस इस फेस पर जाना पड़ जाता है, डिज़ाइन फेस पर मुझे वापस जाना पड़ जाता है। सेम यहाँ पर डिज़ाइन और डेवलपमेंट के साथ भी बात होगी कि अगर कुछ ऐसा मुझे फील होता है कि आफ्टर डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट फेस में वो फिजिबल नहीं है तो यहाँ पर भी हम इसमें डिज़ाइन फेस पर जाकर वहाँ पर कुछ संशोधन करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन फेस में डेफिनेटली आपने जो डिज़ाइन करा है आप उसको क्या करते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो एक तरीके से डिज़ाइन फेस का मूल्यांकन कहाँ होगा, वो होगा इम्प्लीमेंटेशन फेस में। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि डेवलपमेंट फेस के बाद इम्प्लीमेंटेशन फेस आ रहा है तो वो डेवलपमेंट फेस का मूल्यांकन है, नहीं। डिज़ाइन फेस के बाद डेवलपमेंट फेस आ रहा है जहाँ पर डिज़ाइन में जो हम लोगों ने सोचा था उसको ढाल दिया और उसके बाद जो सोचा था उसको कर दिया, ये वाली बात है। ठीक है, तो ये जब इम्प्लीमेंटेशन फेस आएगा वो आपके डिज़ाइन का मूल्यांकन कर रहा है। तो आई होप इतना ये आपको जो एडी सिस्टम है यहाँ पर समझ में आया होगा। और आखिरी जो एडी फेस का जो ई है, जो आखिरी फेस है, उसको बोला जाता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या है, जो आपका है दो पहलू होंगे इवेल्युएशन के। एक होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन और एक होता है समेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव होता है रचनात्मक और समेटिव होगा योगात्मक। एडी जो फेस हम लोग जो देख रहे हैं, एडी का जो इंस्ट्रक्शन मॉडल देख रहे हैं, इसके प्रत्येक फेस के बाद चाहे वो एनालिसिस हो, डिज़ाइन हो, डेवलपमेंट या इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जा सकता, माफ़ कीजिएगा, उसके फॉर्मेटिव असेसमेंट उसके बाद या रचनात्मक असेसमेंट किया जाता है। और जबकि ये जो समेटिव इवेल्युएशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या होगा, एट द एंड होगा, माफ़ कीजिएगा, ये आपका एट द एंड होगा जाकर, जब आपका कोर्स या आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीशन होता है या जो आप अपना जो भी टॉपिक्स आपने डिसाइड कर रखे हैं ये उसके बाद होगा, पाठ्यक्रम के अंत में होगा। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट समय समय पर हो सकता है और होना चाहिए कि एनालिसिस फेज के बाद क्या इवेल्युएशन किया गया है, असेसमेंट, माफ़ कीजिएगा, असेसमेंट नहीं, इवेल्युएशन है ये। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन किया गया, इसके बाद डिज़ाइन फेज के बाद फॉर्मेटिव इवेल्युएशन किया गया, डेवलपमेंट के बाद किया गया और इम्प्लीमेंटेशन के बाद किया गया। और इसके बाद जब ये कंप्लीट फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया तो इसके बाद समेटिव असेसमेंट या इम्प्लीमेंटेशन फेज के बाद हम समेटिव इवेल्युएशन करते हैं। सो आई होप ये जो एडी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये आपको समझ में आया होगा, किस लिए इसका प्रयोग करा जाता है ये मैंने आपको बताया, किस तरीके का ये मॉडल है ये भी आपने देखा। तो जो भी आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है उसको डिफाइन करना, ये आपका आ गया एनालिसिस फेस में, डिज़ाइन फेस में उसको पेपर पे लाना, डेवलपमेंट फेस में उसको जो रिक्वायरमेंट आपने डिज़ाइन में कर लिया है उसको आप एक्चुअल बना रहे हैं, उन चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन फेस में जो भी कार्य प्रणाली या जो भी आपने इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रिपेयर करा है उसका एक्चुअल में किस तरीके से है, जो टेक्नोलॉजी उसको किस तरीके से यूज़ करा है। और इवेल्युएशन फेस में सभी का मूल्यांकन किया जाता है जिसके बेसिस पर आपका लर्निंग एक सटीक वे में होता है, या जो भी आपका कोर्स है या जो भी सिलेबस है वो एक सटीक वे में होता है। इसके साथ एक चीज़ और है कि जो इवेल्यूशन फेस होता है आपका, यहाँ पर आपके जो क्रिक पैट्रिक मॉडल होता है, 4 स्टेज मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था, इवेल्यूएशन और
आपका एवेल्यूशन एंड टेस्ट वाला जो यूनिट था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसकी भी जो उपयोगिता होती है वो इस एवेल्यूएशन फेस में होती है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आई होप ये इतना एडी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन तक आपको समझ में आया होगा। इसमें एक टॉपिक और है, उसको हम जल्दी से कवर करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्स की कोर्स का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। ए कोर्स ऑफ स्टडी इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ मटेरियल नेसेसरी फॉर टीचिंग ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए या एक सब्जेक्ट की टीचिंग के लिए जो भी ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल की स्टडी, माफ़ कीजिएगा, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ मटेरियल है जो एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की टीचिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, वो आपका कहलाएगा कोर्स। एक कोर्स के कंस्ट्रक्शन की जो गाइडलाइन है, कोर्स के बारे में हम जैसे पहले भी बात कर चुके हैं, एक कोर्स के कंस्ट्रक्शन की जो गाइडलाइन है उसके बारे में क्रम से बात करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है ओरिएंटेशन की बात करते हैं, माफ़ कीजिएगा, इसमें सबसे पहले बात करेंगे ओरिएंटेशन या अभिविन्यास की। इसके अंतर्गत क्या होता है, अनुदेशक और प्रशिक्षु का परिचय शामिल होता है। इसमें प्रशिक्षु को निम्नलिखित बातों के बारे में बताया जाता है, जैसे व्यवसाय का साधारण परिचय होगा, इसमें अनुशासन और सुरक्षा आदि के बारे में जानकारियों के निर्देश दिए जाते हैं। कोर्स की अवधि क्या होगी ये बताया जाएगा कि विषय क्या होगा, कोर्स के संभावित सीमाएं बताई जाती हैं और प्रत्येक विषय के लिए प्रतिदिन व प्रति सप्ताह क्या समय होगा और क्या उसका उपयोगिता रहेगी ये बताया जाता है। ये सारा कुछ आता है ओरिएंटेशन के अंदर, ये डाला जाता है। अगर आप अपनी CITS का सिलेबस उठाकर देखेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें देखेंगे सिलेबस में कहीं ना कहीं ओरिएंटेशन दिया हुआ है, आपका पूरे सिलेबस को टाइमली डिवाइड किया हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। दूसरा कोर्स ऑब्जेक्टिव, पूरे सिलेबस को आप देखेंगे वहाँ पर कोर्स का ऑब्जेक्टिव दिया ही हुआ है, इवन यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स के बेसिस पर हर टॉपिक का आउटकम निकाला हुआ है। कोर्स का उद्देश्य जो सीखने वाले शिक्षण के बाद प्राप्त करेंगे उसको जानना आवश्यक होता है। यह बताया जाता है कि इसके अंतर्गत किन बिंदुओं का पालन किया जाएगा। ये बिंदु कौन कौन से होंगे, आपका मापदंड होता है, क्राइटेरिया कि कोर्स के अंत तक कौन कौन से उद्देश्यों को किन किन मापदंडों के आधार पर पूर्ण करना है, इस चीज़ की बात होती है। साधन, इसके लिए कौन सी साधन चाहिए, प्रशिक्षक किस तरह से उन निर्देशों तक पहुंचेंगे, कौन से तरीके होंगे, कोर्स का उद्देश्य बताएगा कि निर्देश देने के तरीके क्या होंगे और किस क्रम में होंगे। इवैल्यूएशन, कोर्स का उद्देश्य जो होगा वो टेस्ट की प्रकृति के बारे में बताएगा, यह भी बताएगा कि कोर्स की समाप्ति के बाद मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। तो ये सारा कुछ कोर्स ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको मिल जाएगा। जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कोर्स ऑब्जेक्टिव हमको इन सारी चीज़ों की जानकारी देता है, किसकी, एक मापदंड बताता है, साधन बताता है कि उद्देश्यों को गोल तक कैसे पहुंचाना है, तरीके बताता है आपका एक कोर्स ऑब्जेक्टिव की किस तरीके से निर्देश दिए जाएंगे और किस क्रम में दिए जाएंगे, और आखिरी में मूल्यांकन का तरीका क्या होगा, ये भी कोर्स ऑब्जेक्टिव क्लियर करता है। इसके बाद तीसरा है कंटेंट सिलेक्शन। इसके अंतर्गत हस्तकौशल और मशीन कौशल, जो भी प्रशिक्षु को सीखना है या जो भी नॉलेज सीखना है उससे संबंधित जो जानकारी होती है वो तैयार करी जाती है, जो कि प्रशिक्षुओं को प्रायोगिक कार्य में मार्गदर्शन कर सके और साथ ही साथ उनके जो ज्ञान की स्तर है उसको बढ़ाने में मदद कर सके। तो ये होता है कंटेंट सिलेक्शन या सामग्री चयन के अंदर की बात। इसके बाद टीचिंग मेथड आता है अगला क्रम। इसमें टीचिंग मेथड क्या होगा, कोर्स निर्माण करते समय सही और उचित शिक्षण विधि का भी पालन किया जाना चाहिए। अनुदेशक के द्वारा शिक्षण विधि का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान में रखना होगा, जैसे कि प्रशिक्षुओं की आयु का वर्ग क्या है, उनके व्यक्तिगत अंतर भी हो सकते हैं, फीमेल है, मेल है, या कुछ साइकोलॉजिकल डिफरेंस है या सोशल डिफरेंस है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छे प्रबंधन के लिए योजना बनाएंगे जिसमें कि गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ये सारा कुछ टीचिंग मेथड के अंदर आता है। इसके बाद बात करते हैं टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन की। निर्देशों का प्रभाव और शिक्षण की उपलब्धि को जांचने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है, कौन सा, टेस्टिंग और इवैल्यूएशन। टेस्ट का निर्माण प्रत्येक इकाई के बाद होता है और इसके बाद कोर्स के जो उद्देश्य होते हैं उसके अनुसार होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा। ये जो टेस्ट होते हैं संपूर्ण कोर्स के ख़त्म होने के बाद भी होने चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव आपका इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन, जिसकी हम लोगों ने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले और यूनिट नंबर 7 में भी करी थी कि फॉर्मेटिव मतलब रचनात्मक जो पर यूनिट के बाद हो रहा है, और समेटिव आपके पूरे कोर्स की कंप्लीशन या सिलेबस की कंप्लीट होने के बाद होता है। और इन सभी टेस्टों का जो है उचित रिकॉर्ड रखकर उसका मूल्यांकन करके उसका एवेल्यूशन करके जो प्रशिक्षुओं की प्रगति होता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है या रखा जाना चाहिए। आखिरी में बात करते हैं कोर्स के कंस्ट्रक्शन में एक और चीज़ आती है, रिसोर्स मटेरियल। एक कोर्स के निर्माण के करते समय निम्नलिखित आवश्यक सामग्री को शामिल करना चाहिए, जैसे कि उसमें लिस्ट ऑफ बुक्स को शामिल करना चाहिए, सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशंस को शामिल करना चाहिए, कुछ ड्राइंग हैं, स्केचेस हैं और सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री में भविष्य की योजनाएं हैं, नए थॉट्स क्या हो सकते हैं। इन चीज़ों को
एक कोर्स को कंस्ट्रक्शन करते समय इन चीज़ों को भी उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं ओरिएंटेशन से लेकर रिसोर्स मटेरियल तक कि आपको समझ में आए होंगे, और इस यूनिट में इतना ही है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा थोड़ा सा इस वीडियो को एक दो बार देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ टर्म्स बहुत ही स्पेसिफिक हैं इसमें और जिनका आपको हो सकता है कि अर्थ समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा हो। तो वीडियो आप एक या दो बार देखिए, और कहीं डाउट होता है तो मैं बार बार बोलता हूँ उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अगर आप लिखेंगे तो मैं डेफिनेटली उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा वहाँ पर। और इस यूनिट में इतना ही है, तो पढ़ते रहिए और टेस्ट की तैयारी करिए। थैंक यू वेरी मच।